Today we are going to discuss that the second law is the real law of motion. Now when I say second law is the real law of motion, some of you might think that first and the third law, what are they? Are they non-real? No, it is not like that. अब देखिए इसको ऐसा समझिए कि अगर हम बोलते हैं कि दो स्टेटमेंट्स हमने अलग अलग बोले और अगर मान लीजिए एक तीसरा स्टेटमेंट ऐसा बोला गया है जिसमें वो दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, एक्चुअली अंडरस्टूड हैं, ठीक है, तो एक्चुअली इसका मतलब ये हो जाता है कि हम तीसरे स्टेटमेंट को ही बोलें तो वही सही हो जाएगा, ऐसा है ना। कहने का मतलब ये है कि सेकंड लॉ जो होता है उसमें फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्लूड होता है, एंड दैट्स व्हाई वी से दैट सेकंड लॉ इज़ द रियल लॉ ऑफ मोशन। तो आज जो है हम ये प्रूव करने वाले हैं सबसे पहले कि भाई सेकंड लॉ में ही फर्स्ट लॉ छुपा हुआ है, और हम ये भी प्रूव करेंगे कि सेकंड लॉ में ही थर्ड लॉ भी हम निकाल सकते हैं। तो देखिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम प्रूव करेंगे दैट फर्स्ट लॉ इज contained in सेकेंड लॉ ना। फर्स्ट लॉ जो है वो सेकेंड लॉ में कहीं छुपा हुआ है, कंटेंट है। तो कैसे समझेंगे देखिए इसको ज़रा। देखिए आप एक बात तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि फर्स्ट लॉ जो है, देखिए फर्स्ट लॉ तो छोड़िए, चलिए सेकेंड लॉ क्या होता है। बाय सेकेंड लॉ वी नो दैट एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। एफ एक्सटर्नल जो होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, दिस वी नो, ठीक है ना। तो ये तो सेकेंड लॉ से हमें पता है ना, दिस इज द सेकेंड लॉ। अब क्या इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से हम फर्स्ट लॉ को डिराइव कर सकते हैं क्या? अगर कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि फर्स्ट लॉ इज इंक्लूडेड इन द सेकेंड लॉ। तो अच्छा फर्स्ट लॉ होता क्या है, अगर आप थोड़ा सा सोचें, व्हाट इज द फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम, then an object which is at rest would remain at rest and the object which is moving with the constant velocity would keep on moving, है ना। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में वो रेस्ट में रहेगा, और अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही जाता रहेगा तब तक कि जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, है ना। ये है आपका सेकेंड लॉ। तो ये है आपका फर्स्ट लॉ। तो क्या हम इसको यहाँ से डिराइव कर सकते हैं? देखिए करने की कोशिश करते हैं। ये जो है एफ एक्सटर्नल है, मान लीजिए एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स है। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर एफ एक्सटर्नल जीरो है, तो चलिए एफ एक्सटर्नल को हम जीरो रख देते हैं। इफ एफ एक्सटर्नल इज जीरो न्यूटन अगर हम कर देते हैं तो क्या होता है ज़रा देखें। एफ एक्सटर्नल जीरो है, दिस इंप्लाइज एम इंटू ए इज जीरो एंड दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू जीरो। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि एक्सेलरेशन जो है वह ज़ीरो हो गया। एक्सेलरेशन ज़ीरो होने के दो मतलब है। पहला, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, है ना, वो रेस्ट में ही बना रहेगा। इफ़ इट इज़ एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट, एक्सेलरेशन ज़ीरो। या फिर इसका दूसरा मतलब यह है कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, तो वो वेलोसिटी कांस्टेंट ही बनी रहेगी। अगर ऐसा होता है तो भी एक्सेलरेशन जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। सो इन दोनों कंडीशंस में ही क्या हो जाता है, दोनों ही कंडीशंस में जो है एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है। और ये कब आया? जब एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो था। अब आप ज़रा समझिए, आपने एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो लिया और सेकेंड लॉ को अप्लाई करके आप ये दो कंक्लूजन पर पहुँचे। पहला कंक्लूजन कि रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। ये दोनों कंक्लूजन हमने तब लिए जब एक्सटर्नल फोर्स जो था अप्लाइड वह क्या है, ज़ीरो है। व्हेन दैट एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स इज ज़ीरो, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट वुड रिमेन एट रेस्ट एंड ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इट वुड कीप ऑन मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी अनटिल एंड अनलेस नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तब तक जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता है। और कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है, यही तो फर्स्ट लॉ होता है। दिस इज व्हाट द फर्स्ट लॉ इज, दिस इज द फर्स्ट लॉ। ये फर्स्ट लॉ है, ठीक है कि नहीं। तो ये कहाँ से आया? सेकेंड लॉ से आया। तो इसका मतलब हुआ कि हमने ये प्रूव कर दिया कि जो
फर्स्ट लॉ है इट इज कंटेन्ड इन द सेकेंड लॉ। ठीक है, इस तरह से हमने इसको प्रूव कर दिया। आगे बढ़ते हैं, ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, क्या हम प्रूव कर सकते हैं कि जो कि थर्ड लॉ है, क्या वह भी सेकेंड लॉ से हम प्रूव कर सकते हैं? तो आइए अब हम देखते हैं कि थर्ड लॉ को हम कैसे प्रूव करते हैं सेकेंड लॉ की मदद से। चलिए कोशिश करेंगे। थर्ड लॉ इज कंटेन्ड इन द सेकेंड लॉ। थर्ड लॉ इज कंटेन्ड इन द सेकेंड लॉ। थर्ड लॉ जो है सेकेंड लॉ में कंटेन्ड है। चलिए समझते हैं इसको कि कैसे प्रूव कर सकते हैं हम इसे। अच्छा, इसको समझने के लिए हम एक काम करते हैं। हम मान लेते हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं और ये दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, है ना, इस तरह से कोलाइड। और जब ये कोलाइड करते हैं तो क्या होता है, व्हेन दे कोलाइड सो दे एक्सर्ट फोर्सेस ऑन वन अनदर। ठीक है ना, व्हेन दे कोलाइड दे एक्सर्ट फोर्सेस ऑन वन अनदर। ये जब कोलाइड करते हैं तो वो एक दूसरे पर फोर्सेस क्या करते हैं, एक्सर्ट करते हैं। तो मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये जब टकराते हैं तो मान लीजिए एक छोटे टाइम इंटरवल डेल्टा टी के लिए ये क्या करते हैं, टकराते हैं। दे कोलाइड फॉर अ टाइम डेल्टा टी, और उसी टाइम के दौरान ही आप वो क्या करते हैं, एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। मान लीजिए ए ने बी पे किया, एफ ए बी है, और बी ने ए पर किया तो एफ बी ए है ना। ये फोर्सेस वो क्या करते हैं, एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, तो अब आप एक बात बताइए कि जब ये फोर्सेस एक्सर्ट करते हैं तो डेफिनेटली क्या होगा, इस फोर्स के कारण, है ना, ये फोर्स एक डेल्टा टी टाइम के लिए एक्सर्ट होगा। जैसे मान लीजिए ए ने बी पर अगर फोर्स एक्सर्ट किया, ए ने बी पर अगर कोई फोर्स एक्सर्ट किया तो वो फोर्स एक छोटे समय के लिए एक्सर्ट होगा, डेल्टा टी के लिए होगा। तो हम लिख सकते हैं एफ ए बी इंटू क्या कर सकते हैं हम, डेल्टा टी। और आपको पता है फोर्स इंटू टाइम क्या होता है, हमने पढ़ा था इम्पल्स। क्या होता है ये, इम्पल्स, है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम। और किसका मोमेंटम, अगर ए ने बी पर लगाया है एफ ए बी, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ क्या होगा, ऑफ बी होगा। चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी। इसी तरह अगर हम लगाते हैं एफ बी ए, ये बी ने ए पर लगाया और इंटू डेल्टा टी कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए। चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बराबर है। अब देखिए एफ ए बी इंटू डेल्टा टी, एफ बी ए इंटू डेल्टा टी, ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमें देखो ये मिलेगा एफ ए बी इंटू डेल्टा टी प्लस एफ बी ए इंटू डेल्टा टी। और एक बात ध्यान से समझिए कि ये आपको देगा क्या, टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए एंड बी। क्या देगा, टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ये आपको देगा टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए एंड बी, है ना। ए और बी के टोटल चेंज इन मोमेंटम को ये देगा। अब आपको एक बात समझनी है, ये टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए एंड बी दे रहा है, ठीक है ना। अब एक बात बताइए कि ये ए और बी जो हैं, एफ ए बी और एफ बी ए जो हैं, ये इंटरनल फोर्सेस हैं, है ना, ये सिस्टम के इंटरनल फोर्सेस हैं, ये एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है। और याद रखिए कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता होता है सिस्टम पर, इफ़ एफ एक्सटर्नल अगर ज़ीरो होता है तो मोमेंटम जो रहता है ना वो कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब अगर आपके पास में दो ऑब्जेक्ट्स हैं पी ए और पी बी, इनके मोमेंटम्स हैं, तो इनके मोमेंटम्स कैसे होंगे, कांस्टेंट होंगे। अगर मोमेंटम कांस्टेंट होते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो मोमेंटम अगर कांस्टेंट होते हैं तो जो चेंज होता है मोमेंटम में, चेंज इन मोमेंटम जो होता है, चेंज इन मोमेंटम जो है, ठीक है, वह क्या होता है, ज़ीरो होता है। देयर वोंट बी एनी चेंज इन द मोमेंटम। और अगर मोमेंटम में चेंज नहीं है, ये ज़ीरो है, तो आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं आप, एफ ए बी। ओके, तो ये जो फोर्सेस हैं, ये याद रखिए कि ये फोर्सेस एक्चुअली इंटरनल हैं,
चेंज इन मोमेंटम जीरो होगा। अगर चेंज इन मोमेंटम जीरो है, अच्छा एक और बात, आप इसको वेक्टर लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, वेक्टर लिख सकते हैं। तो एफ वेक्टर ए बी इंटू डेल्टा टी शुड बी इक्वल टू माइनस एफ वेक्टर ए बी इंटू डेल्टा टी। अब आप डेल्टा टी से डेल्टा टी सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये आ जाएगा एफ वेक्टर ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ वेक्टर बी ए। ये क्या है, ए से बी पर जो फोर्स लगा उसको कहते हैं हम एक्शन, और बी से ए पर जो लगा उसको कहते हैं रिएक्शन। सो एक्शन इज इक्वल टू माइनस ऑफ रिएक्शन। ओके, एक्शन इक्वल्स टू माइनस ऑफ रिएक्शन, और अगर हम एक्शन इक्वल्स टू माइनस ऑफ रिएक्शन कहते हैं तो ये जो है यह है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। दिस इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या हुआ, आपने केवल सेकेंड लॉ को ही अप्लाई किया। देखिए यहाँ पर एफ ए बी मतलब फोर्स का एक्सप्रेशन लिया, सेकेंड लॉ को अप्लाई करके आप थर्ड लॉ भी डिराइव कर लेते हैं, सेकेंड लॉ को अप्लाई करके आप फर्स्ट लॉ भी डिराइव कर लेते हैं। अगर आप ऐसा कर लेते हैं, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपने एक्चुअली यह प्रूव कर दिया कि सेकेंड लॉ जो है वह रियल लॉ ऑफ मोशन है। सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। एंड कार्ट प्रॉब्लम। So now we are going to discuss horse and cart problem. Horse and cart problem ये हम देखने वाला है, तो समझिएगा ज़रा horse and cart problem क्या है। तो देखिए हमें पता है कि जो न्यूटन्स थर्ड लॉ है वो क्या कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हॉर्स कार्ट को पुल करता है, कार्ट हॉर्स को पुल करती है, हिसाब बराबर हो जाना चाहिए। अगर हिसाब बराबर हो गया तो इस केस में मोशन होना ही नहीं चाहिए, लेकिन मोशन तो होती है। हॉर्स कार्ट को पुल करता है लेकिन मोशन तो होती है, और मोशन हो रही है, इसका मतलब है कि हम एक्चुअली समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ पर एक्चुअल क्या हो रहा है। तो समझिएगा, जैसे यहाँ पर मान लीजिए हॉर्स है, अब मुझसे हॉर्स बनने से तो रहा, ठीक है, तो ये हॉर्स है, और हॉर्स क्या कर रहा है, ये इसके पाँव है हॉर्स के, ठीक है, ऐसे, ठीक है ना, ऐसा हॉर्स, ठीक है, बस इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो ये हॉर्स है, ठीक है, और हॉर्स क्या कर रहा है, ये कार्ट को पुल कर रहा है, ठीक है। अब हॉर्स ने कार्ट को पुल किया, कार्ट ने हॉर्स को पुल किया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है ये स्टॉप हो जाना चाहिए, मतलब कि आगे मोशन होना ही नहीं चाहिए, लेकिन मोशन होती है। अब उसका क्या कारण है वो आपको समझना पड़ेगा। अब होना तो ये चाहिए कि हॉर्स ने कार्ट को पुल किया और कार्ट ने हॉर्स को पुल किया, यहीं पर जो है जो केस है वो ख़त्म हो जाना चाहिए और मोशन नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता क्या है समझिएगा ध्यान से, जैसे अब हॉर्स है, इसने कार्ट को पुल किया और इन रिटर्न कार्ट ने भी हॉर्स को पुल कर लिया, इस तरह से हो गया। इसके बाद में क्या होता है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके बाद ये होता है कि यहाँ पर आप देखिए, आप यहाँ पर क्या होता है कि ये देखिए, इसके अलावा जो हॉर्स है वो क्या करता है, वो अर्थ को, वो ग्राउंड को ऐसा एट एन एंगल क्या करता है, पुश करता है। तो ये जो पुश किया है इसे हम कहते हैं एक्शन। दिस इज कॉल्ड एक्शन, ये है एक्शन। और इसके कारण क्या होता है, ग्राउंड जो होती है, ग्राउंड जो होता है वो क्या करता है, इस पर इस तरह से एक रिएक्शन लगाता है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लगाता है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये रिएक्शन जो है ये आर है, ठीक है, ये रिएक्शन लगाता है। अब क्या है, मान लेते हैं कि ये जो एक्शन, ये जो रिएक्शन है यह एट एन एंगल थीटा लग रही है, लेट दिस एंगल बी थीटा। तो अब ऑब्वियस है कि ये आर है, तो इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट हो जाएगा आर कॉस थीटा, ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आर साइन थीटा, बराबर है। अब क्या होता है देखिए, आर कॉस थीटा जो है, अच्छा एक और बात, यहाँ पर वेट रहता है, तो ये वेट जो है हॉर्स का वो कौन बैलेंस कर देता है, ये आर साइन थीटा बैलेंस कर देता है, ठीक है। अब बात ये है कि डेफिनेटली इस पर फ्रिक्शन भी लग रहा होगा। अब मान लेते हैं कि अगर आर कॉस थीटा ग्रेटर देन फ्रिक्शन एक्टिंग, है ना, फ्रिक्शन जो लग रहा है उससे ज़्यादा है, फ्रिक्शन मान लीजिए ओवरऑल फ्रिक्शन जो है वो एफ लग रहा है पीछे, अगर ये आर कॉस थीटा ग्रेटर देन फ्रिक्शन है, इफ दिस आर कॉस थीटा इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन, तो क्या होगा, अगर ये आर कॉस थीटा ग्रेटर देन फ्रिक्शन है तो मोशन आगे संभव होगी। तो जो हम बोल रहे थे कि एक्शन रिएक्शन के कारण जो है
फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे और मोशन नहीं होगी, वो गलत है। होता क्या है, वो तो होता ही है, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस तो लगते ही हैं, लेकिन उसके अलावा जो है ये जो रिएक्शन फ्रॉम द ग्राउंड है, यह क्या कर रहा है, इसको आगे बढ़ा रहा है। अच्छा, अगर ये सब जो है ये स्पेस में होता, अगर मान लीजिए ये स्पेस में होता, तो ये स्पेस में हॉर्स जो है वो कार्ट को पुल ही नहीं कर पाता, है ना, क्योंकि एक्शन रिएक्शन तो चलिए वो प्रोड्यूस कर देते हैं, है ना, इन द फॉर्म ऑफ पुल, लेकिन ये जो रिएक्शन है यहाँ पर, जो ग्राउंड वाली रिएक्शन है, वह स्पेस में नहीं मिल पाएगी। और स्पेस में अगर रिएक्शन ग्राउंड की नहीं मिलेगी, सो हॉर्स विल नॉट एबल टू पुल द कार्ट इन स्पेस। अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक हमें देखना है वह है कनेक्टेड मोशन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट का कनेक्टेड मोशन। तो आप देखिए, आपने देखा होगा कि एक डिवाइस होती है जिसको बोलते हैं पुली। पुली जो होती है वो कई बार काम में आती है, किस लिए, पुल करने के लिए, है ना। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में जो है, जो वेल्स है उनमें पानी खींचते थे, पहले तो रस्सी से डायरेक्ट खींचते थे, फिर उसको आसान करने के लिए उन्होंने पुलीज लगा दी, पुली रहती थी, तो पुली जो है उससे ऐसे 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 करते थे तो खींच जाते थे, ठीक है। फिर उसके बाद उसका एक और तरीका था कि वो एक लकड़ी का स्ट्रक्चर बना देते, तो उसको भी ऐसे करते, तो वो और आसान हो जाता था, ठीक है। तो ये तरीके थे। तो ये जो पुली है, आज हम पुली को समझेंगे कि क्या होता है इसमें। तो मान लीजिए एक पुली है ना, और इसको मासलेस माना जाता है जनरली, और ये मासलेस पुली जो है यह ऐसे इस तरह से है, और मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है जो कि यहाँ पर है, और एक और ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है जो इस तरफ है। अच्छा, बनाया है जिस हिसाब से, उस तरीके से भी ये समझ में आ रहा है कि जो m1 और m2 है, तो ये जो m1 और m2 है, यहाँ जैसा ऑब्वियसली दिख ही रहा है कि m2 जो है वो ग्रेटर देन m1 है, ठीक है। अच्छा, एक और बात, अगर ये वाला भारी है तो ये कैसा होगा, इसके कारण ये नीचे की तरफ खसकेगा, है ना। चलिए ठीक है, इसका वेट जो है वो होता है m2 इंटू जी, है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जो होता है उसके लिए मास में क्या करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करते हैं, और इसका क्या हो जाता है, ये हो जाता है m1 इंटू जी, ठीक है। अब देखिए टेंशन इस पे जो लगता है, ये टेंशन जो है वो होता है T, ठीक है। टेंशन मतलब क्या होता है, एक तरह का फोर्स ही है। जैसे आप पतंग उड़ाते हैं अगर, तो आपको पता है कि पतंग उड़ाते समय क्या होता है, पतंग उड़ाते समय जो वो जो डोर होती है, जो धागा होता है, उसमें टेंशन होता है, उसमें क्या डेवलप होता है, टेंशन डेवलप होता है। इसके अलावा जो मोशन है, ये क्योंकि भारी है, दिस इज हैवी, तो दिस इज हैवियर, तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ जाएगा और ये ऊपर की तरफ आएगा, ऐसा। ऑब्वियसली अगर इसका एक्सेलरेशन ए नीचे की तरफ है तो इसका एक्सेलरेशन ए ऊपर की तरफ होगा, तो ये इंटायर सिस्टम जो ये इस तरह से क्या करेगा, जाएगा, है ना, इस तरह से ये जाता होगा। क्लियर है, इट विल बी गोइंग लाइक दिस, ठीक है, ऐसा जा रहा होगा। अब देखिए m2 इज ग्रेटर देन m1 है ना, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो है, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, एक्सेलरेशन ए है, अब हमें ये सारी चीज़ें निकालना है। अब ये करने के लिए देखिए दो फाइंड करना है, दो चीज़ें हमें फाइंड करना है, एक्सेलरेशन और टेंशन। ये दो चीज़ों पर हमें क्या करना है, बात करना है। अब ज़रा समझें कि कैसे करेंगे। देखिए जहाँ तक सवाल उठता है एक्सेलरेशन का, ठीक है, और टेंशन का, अब देखिए इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझनी जिसको बोलते हैं FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बोलते हैं इसको, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, आप एक बॉडी को लेते हैं और उस पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो सब ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए इस पे देखें हम m1 पे, तो m1 पर अगर हम समझ रहे हैं तो इस पर फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, देखो ये नीचे की तरफ लग रहा है m1g और ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन T, ठीक है। और एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में लग रहा है, एक्सेलरेशन ऊपर है, तो एक्सेलरेशन को ऊपर कर देते हैं, ठीक है। ये है फ्री बॉडी डायग्राम, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो सब बना दीजिए उस पर। अच्छा, अब क्या करना है आपको, अब लिखना है इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, तो ध्यान से समझिए, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने का तरीका समझिए। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स वो क्या है, T है, T को लिखिए, माइनस एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स
वो क्या है, m1g है, और वो किसके इक्वल होना चाहिए, मास इनटू एक्सेलरेशन के। देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये कुछ भी नहीं है, इसको कहते हैं नेट फोर्स, दिस इज कॉल्ड नेट फोर्स, जो फोर्स लग रहा है वो। और नेट फोर्स किसके इक्वल होना चाहिए, मास इनटू एक्सेलरेशन के, तो ये हो जाएगा m इंटू ए। आई बात समझ में। अब ये तो लिख दिया आपने t माइनस एम वन जी इक्वल्स टू एम इंटू ए, ये हो गया आपका। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं t इक्वल्स टू, या चलिए ठीक है इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए, ये पहले ऑब्जेक्ट के कारण आ गया। फिर हमें क्या करना है, ऐसे ही दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए निकालना है, तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट m2 वाला है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, FBD ऑफ m2 बनाइए। तो देखिए m2 अगर आप देखेंगे तो वेट जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है m2g, ठीक है, और टेंशन जो है ऊपर की तरफ लग रहा है t, ठीक है, टेंशन t ऊपर की तरफ लग रहा है। अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए एक्सेलरेशन जो है वो यहाँ a ऊपर की तरफ लग रहा है, एक्सेलरेशन इज एक्टिंग अपवर्ड्स, ठीक है। तो अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, देखिए FBD बनाइए, FBD तो बना ली, फिर से इसको सॉल्व करेंगे। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स वो क्या है, वो है टेंशन T। देखो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में T माइनस अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स क्या है, m2g, एंड दैट शुड बी इक्वल टू क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि m2 इंटू ए। आई बात समझ में। फिर से सुन लो, कॉन्सेप्ट क्या है, FBD बनाया, उसके बाद में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स लिखा, माइनस अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स लिखा, और इक्वल टू लिखा मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, अब देखो इसको आप इक्वेशन नंबर दे दीजिए कोई सी, इसको इक्वेशन 2 दे दीजिए, ये हो गई इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इन दोनों को ऐड करेंगे आप। अच्छा इसमें मुझे लगता है एक गलती कर दी क्या अपन ने, m1 वाला लिया था ना, अच्छा m2 ये लिया है। देखिए गलती की है हमने, क्या गलती की है बता सकते हो, एक्सेलरेशन m2 वाले में नीचे है, मैंने ऊपर लिख दिया, ये गलती है, एक्सेलरेशन नीचे है। अगर एक्सेलरेशन नीचे है तो यहाँ क्या होगा, देखो एक्सेलरेशन नीचे है ना, तो यहाँ पर ये इक्वेशन भी चेंज हो जाएगी। क्या चेंज होगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फोर्स वो क्या है, m2g वेट, माइनस एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स वो है t, है ना, ऊपर की तरफ, एंड दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन m2 इंटू ए, ठीक है। ये आपका सेकंड इक्वेशन है। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, सॉरी 1 और 2 को ऐड करें तो देखो ये m2g, चलिए लिख ही देता हूँ ना, 2 लिख देता हूँ, m2g माइनस t, और LHS में LHS ऐड होगी, प्लस t माइनस m1g, एंड दैट शुड बी इक्वल टू m2a प्लस m1a, ये m1a होना चाहिए, क्योंकि हम इसकी इक्वेशन लिख रहे हैं तो मास इंटू एक्सेलरेशन इसी का होना चाहिए, m1a, ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे सॉल्व करते हैं फर्दर, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, यहाँ पर हम एक्सेलरेशन कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है, और यहाँ t से t कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा m2 माइनस m1 इंटू जी, ठीक है। और एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर आपको यहाँ से निकालना है तो आप लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज एक्सेलरेशन इज m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, ये इस सिस्टम के एक्सेलरेशन की वैल्यू है। अब देखिए ये हो गया एक्सेलरेशन। अब आपको सेकंड जो निकालना था वो था टेंशन। अब टेंशन निकालने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है इसको इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए। तो हम रख देते हैं किसमें, मान लीजिए हमने रख दिया इक्वेशन 1 में। अगर हम इक्वेशन 1 में वैल्यू रख देते हैं तो देखिए क्या होता है, t माइनस m1g इज इक्वल टू m1 इंटू ए क्या है, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से टेंशन को सॉल्व कर लेते हैं हम, लेट्स सॉल्व फॉर दिस टेंशन। अब कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, t को इधर ही रखते हैं, m1g उधर ले जाते हैं। अब ये मैथ्स है, इसमें अब साइंस कुछ भी नहीं बचा, अब ये मैथ हो गया, प्लस
m1 का मल्टीप्लाई कर दिया, देखो मैंने अंदर m1 इंटू m2 इंटू जी, m1 m2 g और माइनस m1 इंटू m1 स्क्वायर इंटू जी और अपॉन में क्या है m1 प्लस m2 है, अपॉन में m1 प्लस m2। फिर से ये क्या है, मैथ है। अब आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम होगा क्या है m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। अब इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो ये m1g इंटू m1 प्लस m2 होगा और क्या आएगा प्लस m1 m2 इंटू जी माइनस m1 स्क्वायर जी। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा t इज इक्वल्स टू m1 इंटू m1 स्क्वायर जी प्लस m1 इंटू m2, ये हो जाएगा m1 m2 इंटू जी प्लस m1 m2 g माइनस m1 स्क्वायर जी। ये कैंसिल है, नेगेटिव और पॉजिटिव, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। हाँ बेटा, अब इसके बाद क्या करेंगे, बस अब ये सॉल्व हो गया। अब ये आ गया m1 प्लस, ये आ गया ट्वाइस हो जाएगा ये, तो टेंशन क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा फाइनल एक्सप्रेशन फॉर टेंशन। अब मैं इसके पास ही लिख देता हूँ, किसके, एक्सेलरेशन के। तो टेंशन का एक्सप्रेशन आ जाएगा ट्वाइस m1 m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, सो दीज आर द एक्सप्रेशंस फॉर टेंशन एंड एक्सेलरेशन फॉर द कंबाइंड मोशन और कनेक्टेड मोशन ऑफ two objects. I hope this is clear to you. Now let us see the next topic, which is apparent weight of a person in a lift. Apparent का मतलब क्या होता है, apparent का मतलब होता है कि appear होना। apparent weight मतलब जो appear हो रहा है वो असली में नहीं हो रहा है, appear हो रहा है। apparent weight of a person, देखिए apparent का मतलब ये होता है apparent weight of the person, of a person, apparent weight of a person in a lift। तो apparent का सीधा सा मतलब क्या है कि भाई रियल नहीं है, वो appear हो रहा है, apparent। तो समझिए apparent means which appears, which is not real। तो आपने देखा होगा जब लिफ्ट में आप जाते हैं तो जैसे ही लिफ्ट स्टार्ट होती है उस समय आप क्या फील करते हैं जब स्टार्ट होती है। अच्छा, अगली बार, इस बार भले ही आप, अभी तक आपने भले ही ऐसा कॉन्शियसली नहीं किया हो, पर अगली बार ज़रूर कॉन्शियसली कीजिएगा। जैसे ही लिफ्ट स्टार्ट होती है तब क्या होता है, अगर वो ऊपर जा रही है और जब वो स्टार्ट हो रही है तब क्या होता है, और जब वो रुकती होती है तब क्या होता है। इसी तरह जब वो नीचे आती है और नीचे आते समय जब वो स्टार्ट होती है तब क्या होता है, और जब वो नीचे पहुंचती होती है तब क्या होता है। ये दोनों चीज़ें आपको थोड़ा सा नोटिस करना होगी, है ना। तो अब उसको हम मैथमेटिकली तो समझने की कोशिश करेंगे ही। तो अपेरेंट देखिए होता क्या है कि जब हम लिफ्ट में नीचे जा रहे होते हैं और जब वो स्टार्ट होता है नीचे जाना, उस समय उस मोमेंट पे हमें एक्चुअली क्या होता है, हमारा जो वेट है वो कम महसूस होता है ना। इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि जब वो झूले में, वो जायंट व्हील में जब हम नीचे आते होते हैं तो हमें हल्का महसूस करते हैं, बस वही है ये, है ना। तो वो उसका मैथमेटिक्स हम समझते हैं। इसी तरह जब जायंट व्हील में जब आप ऊपर जाते होते हैं तो आपको थोड़ा भार महसूस होता है, आप थोड़ा भारी महसूस करते हैं, फिर से वही रीज़न है। और इसका मैथमेटिक्स अब हमें समझना है ना, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स मैथमेटिक्स नाउ। अब देखिए सबसे पहला केस, अगर एक पर्सन जो है वो लिफ्ट में खड़ा है, इफ़ ही इज़ स्टैंडिंग इन अ लिफ्ट, तो सीधी सी बात है लिफ्ट में अगर वो खड़ा है तो अगर वो लिफ्ट में मान लीजिए यहाँ पर वो ऐसा खड़ा है तो होगा क्या, उस पर जो है नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी ऊपर की तरफ, है ना। नॉर्मल रिएक्शन जो कि कौन लगाता है, ग्राउंड लगाता है या लिफ्ट की सरफेस लगाती है। और वेट जो है उसका नीचे की तरफ लग रहा है mg, जो कि वो किस पे लगा रहा है, सरफेस पे लगा रहा है ना, लिफ्ट की सरफेस पे लगा रहा है, वो mg है। अब यहाँ क्या है, मान लीजिए लिफ्ट या एलिवेटर जो है वो रेस्ट में, लिफ्ट इज एट रेस्ट, ठीक है। अगर वो रेस्ट में है तो क्या होगा, अगर वो रेस्ट में है तो सीधी सी बात है कि उसका एक्सेलरेशन तो ज़ीरो होगा अगर रेस्ट में है ना। तो फर्स्ट केस व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट, अगर लिफ्ट रेस्ट में है तो एक्सेलरेशन जो है वह ज़ीरो हो जाएगा। और अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गया, आप ज़रा समझिए, यहाँ पर
एसेलरेशन जीरो हो गया, इसका मतलब क्या, दिस इंप्लाइज जो नेट फोर्स है वो भी जीरो हो जाएगा, नेट फोर्स इज जीरो। और अगर नेट फोर्स जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज, अब देखो फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, मान लीजिए आर ऊपर लग रहा है, लग ही रहा है वो तो आर लिखेंगे, माइनस एम जी नीचे लग रहा है तो आर माइनस एम जी लिखेंगे और वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, दिस इंप्लाइज आर इज इक्वल्स टू एम जी, यानी कि जब लिफ्ट रेस्ट में है, वो स्टार्ट नहीं हुई है, तो उस समय जो है वेट और नॉर्मल रिएक्शन बराबर होंगे। देखिए हम जो फील करते हैं ना वो नॉर्मल रिएक्शन फील करते हैं, क्या फील करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि वो फोर्स हम पर लगता है, तो हम जो फील करते हैं वो नॉर्मल रिएक्शन होती है। तो अभी इस केस में जब लिफ्ट रेस्ट में है तो हम नॉर्मल रिएक्शन और mg दोनों बराबर है, मतलब जितना वेट हम अर्थ पे लगा रहे हैं ना उतना ही फोर्स हम फील भी कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा समझिए इसको। तो इसलिए जब लिफ्ट रेस्ट में है तो सामान्य केस जैसा अभी है वैसा ही है कि हम सामान्य केस में जो है रेस्ट में है लिफ्ट, तब R इक्वल टू एम जी है। अब मान लेते हैं, स्टार्टिंग करते हैं हम केस को समझने की, मान लेते हैं कि अगर मान लो यहाँ पर रेस्ट में नहीं है, अब वो जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से या तो ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, दोनों में से कहीं भी हो रहा है, पर हो कैसा रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन इज ऑल्सो जीरो, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन अगर जीरो हो गया तो देखो यही केस हो गया फिर से, भले इसको सेकंड केस बोल लो आप, लेकिन अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जो होगा वो जीरो हो जाएगा, और एक्सेलरेशन अगर जीरो हो गया बच्चों, नेट फोर्स फिर जीरो हो जाएगा, तो R इक्वल टू एम जी, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या लिफ्ट मूव कर रही है उस समय भी सामान्य वेट ही लगता है, सामान्य लगता है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन अब बात कर रहे हैं हम अगले केस की, जब मान लीजिए कि लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ जब स्टार्ट होती है उस समय जो है उस पर एक्सेलरेशन होता है ना, क्योंकि उसकी वेलोसिटी जीरो से कांस्टेंट वेलोसिटी को अचीव करती है तो एक्सेलरेशन होता है। अब ये एक्सेलरेशन अगर काम कर रहा है, ये थर्ड केस है, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विथ एन एक्सेलरेशन ए, ठीक है, तो ये थर्ड केस है, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विथ एन एक्सेलरेशन ए। अब इस केस को समझिए, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स वो क्या है, वो है R, माइनस एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स वो है mg, तो क्या हो जाएगा, R माइनस एम जी, ये क्या होगा, नेट फोर्स, ये नेट फोर्स है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन लगने वाला फोर्स R माइनस एम जी, और वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो होना चाहिए इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, that should be equal to mass into acceleration, and this implies R is equal to mg plus ma। और जैसा मैंने आपको बताया था, याद रखिए जो R होता है यही फील करते हैं हम, this R actually we feel, तो यहाँ R क्या हो रहा है, mg plus ma, मतलब कि नॉर्मल रिएक्शन इज ग्रेटर देन mg, मतलब वेट से ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन हो रहा है, यानी कि जब लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव करेगी, जब स्टार्ट करेगी मूव करना तो एक्सेलरेशन होगा, और वो जब होगा तब नॉर्मल रिएक्शन जो है वो वेट से ज़्यादा होगी, नॉर्मल रिएक्शन वुड बी ग्रेटर देन वेट। अच्छा, तो इसीलिए क्या होता है कि जब लिफ्ट ऊपर जाती होती है ना तो हम हल्के थोड़े से भारी महसूस करते हैं, है ना, वी फील अ बिट हैवियर। अच्छा, अगर मैं इसका फोर्थ केस डिस्कस करता हूँ, अब इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा फोर्थ केस, वो क्या होगा, फोर्थ केस में एक्सेलरेशन तो हो रहा है पर अब की बार नीचे है यार, मतलब नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है। मान लीजिए लिफ्ट जो है एक्सेलरेट हो रही है पर डाउनवर्ड हो रही है। अब डाउनवर्ड यदि हो रही है तो क्या होगा, आप समझिए, अगर डाउनवर्ड हो रही है, ये फोर्थ केस, अगर डाउनवर्ड हो रही है तो क्या होगा, फोर्थ केस जब वो डाउनवर्ड एक्सेलरेट हो रही है तो अब हम क्या करेंगे, अगर वो डाउनवर्ड एक्सेलरेट हो रही है तो आपको एक बात समझनी है, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन की डायरेक्शन लगने वाला फोर्स mg माइनस एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन, मान लो ये R इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब R को इधर भेज दीजिए, ये R, ma को इधर ले आइए, ये mg माइनस ma, तो यहाँ से पता चल गया आपको R इक्वल्स टू mg माइनस ma। क्या मतलब निकला इसका, इसका मतलब यह निकल रहा है कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन है mg माइनस ma आ रही है, मतलब वेट से डिक्रीज हो रही है। इसका क्या मतलब है कि R इज लेसर देन mg,
यानी कि जो अपेरेंट वेट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, डिक्रीज होता है जब लिफ्ट जो है नीचे की तरफ आती होती है। सो व्हेन द लिफ्ट इज कमिंग डाउनवर्ड with an acceleration a apparent weight would decrease. So I hope that all these cases you understood. मैं चाहूँगा कि आप अपनी डेली लाइफ में इन केसेस को जब ये एनकाउंटर कर रहे हैं आप, तब उसको थोड़ा सा समझें, तो आपको ये मैथमेटिक्स जो है इसको आप और अप्रिशिएट कर पाएंगे। आई होप everything which we discussed today is clear to you all. Thank you very much. Happy learning. All the best.